और भ्रष्टाचार से दुनिया है रोती, गर मेरे भीम होते तो ये बर्बादी न होती। इसी वाक्य को बखूबी निभाता हुआ एक एनजीओ है जो पिछले 40 वर्षों से समाज की अविरत सेवा में अग्रसर है। ऐसी एक एनजीओ युवा जो पिछले 40 वर्षों से युवा ही है और आगे आने वाले 100 सालों तक युवा ही रहेगा, ऐसा लग रहा है। उसकी आज 40वीं एनिवर्सरी पर हम युवा के संस्थापक मीनार पिंपले जी से मिलने आए हैं। स्वागत है मीनार जी आपका प्राइम मीडिया 24 में। मैं कल्याण मुजमुले। जानते हैं मीनार जी से कैसे उनके दिमाग में युवा का ख्याल आया और ये नाम उन्होंने कैसे कहां से रखा। मीनार जी। शुक्रिया जी। पहले आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लिया। हमारे प्रेरणा स्रोत जो है महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं विद्यार्थी आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था, तब से ये प्रेरणा स्थान रहे हैं हमारे। जब मैं कॉलेज ऑफ सोशल वर्क में बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर रहा था, बैचलर ऑफ सोशल वर्क मेरा खत्म हो गया, तो मेरे पास एक जिम्मा दिया गया कि आप एक युवाओं के लिए प्रकल्प शुरू कीजिए और उसको कोऑर्डिनेट कीजिए। और वो प्रकल्प के पीछे जो भूमिका थी और उसमें आपको अम्बेडकर जी के जो दार्शनिक जो विचार थे वो दिखाई देंगे। हमने तब से वो सोचा कि जिसका सवाल है उसका नेतृत्व होना चाहिए। क्या बात है। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि बहुत सारे समाज सेवक के विद्यार्थी बस्तियों में जाते हैं उनके प्रश्न सुलझाने के लिए जी। हमने कहा ये नहीं होना चाहिए, हम उनको सक्षम करें, उनको ताकतवर बनाएं ताकि वो अपने खुद के जो प्रश्न है वो खुद सुलझा सके। यानी कि सही मायने में उनको एम्पावर करना, क्योंकि पीछे की भूमिका जो थी वो बहुत स्पष्ट थी कि आप किसी को मछली देंगे तो एक दिन खाएगा, वो मछली पकड़ने का सिखाएंगे तो वो जिंदगी भर शायद वो मछली पकड़ के खा सकता है। Wonderfully, someone has said कि don't give fish to eat but teach them fishing. या एग्जैक्टली वो फिलोसॉफी से हमने तो कॉलेज ऑफ सोशल वर्क में 2 साल मैंने वो यूथ प्रोजेक्ट का काम किया और वो दरमियान बम्बई की सभी बस्तियों में जो बस्तियों को बदनाम बस्तियां कहा जाता है, कामाटीपुरा हो, धारावी हो, जोगेश्वरी पूर्व की बस्ती हो, घाटकोपर की रमाबाई अम्बेडकर हो, ये सभी बस्तियों से युवाओं के साथ मेरे संपर्क आए। उनको हमने नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम किया, फिर एक 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम उनके लिए किया। और सर्टिफिकेट प्रोग्राम जिन्होंने किया वो बहुत सारे लोग मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सम्मिलित हो गए। जो 7 रविवार का लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम किया वो वहाँ उन्होंने अपने यूथ मंडल बनाए। कई जगह में जहाँ समस्याएं थी, जोगेश्वरी में जोगेश्वरी मध्यवर्ती समिति बनाई, धारावी में धारावी नागरिक समिति बनाई, कामाटीपुरा में कामाटीपुरा युवा संघ बन गया। तो ऐसी सभी जगह संगठनाएं संस्थाओं का एक निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो हमने एक शुरुआत की 1984 में, जब हमने कॉलेज ऑफ सोशल वर्क से अलग होकर युवा संस्था की शुरुआत की। हमें युवा जो नाम है उसका जो अंग्रेजी में पूरा नाम हमने बनाया वो यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन, तो YUVA। तो हमने सोचा कि ये जो शॉर्ट फॉर्म है युवा, हिंदी में भी युवा मीन्स युवा होता है, मराठी में भी युवा होता है, तो यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन का शॉर्ट फॉर्म युवा, इसलिए हमने उसका नाम युवा रखा। बहुत ही बेहतरीन सर। तो ये युवाओं को ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो किसी का सुनते नहीं है। तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए युवाओं को मोबिलाइज करना, उनको ट्रेन करना, इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, उनको आपने ओवरकम कैसे किया? एक तो चीज जो है कि जिन युवकों के साथ जब हमने युवाओं के गुटों के साथ काम करना शुरू किया तब तो वो क्या करते थे, या तो क्रिकेट क्लब चलाते थे, स्थानिक जो गणेश उत्सव मंडल था वो कुछ छोटा वाला गणेश उत्सव मंडल चलाते थे, कोई युवा छोटी वाले एक बालवाड़ी अपनी चलाते थे, लेकिन उसमें से भी थोड़ा सा इनकम उनको मिल जाता था बालवाड़ी का फीस के माध्यम से। तो ऐसे अलग अलग काम करने वाले लोग थे। हमने ऐसे मंडलों को ढूंढ लिया, हमने बोला कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, आप वो चलने दीजिए, लेकिन ये जो कर रहे हैं इसके साथ जो आपका बस्ती में जो पूरा संपर्क है उसको फायदा लेकर बस्ती की जो सवाल है, फिर वो पानी का सवाल है। बहुत सारे लोगों के पास रेशन कार्ड नहीं है, बहुत सारे लोगों को फोटो पास मिला नहीं है। ये मैं कितने सालों की बात कर रहा हूँ, 1984 की बात कर रहा हूँ। फोटो पास नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन में अपना नाम दर्ज नहीं किया है, दाखिल नहीं किया, हालांकि वो 18 साल से ऊपर है, वो किया नहीं है। तब 21 साल का था, अभी 18 साल उसके बाद में हुआ, लेकिन 21 साल के वालों के मालूम ही नहीं था कि कैसे करना है, वो नहीं है। अलग अलग जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो मालूम ही नहीं थी उनको कि क्या स्कीम है और वो स्कीम का हमें क्या फायदा हो सकता है। यहाँ तक कि बस्तियों के बारे में स्लम डेवलपमेंट एक्ट करके एक्ट था कि जिसमें
कितने कुटुंबों के लिए कितने शौचालय होने चाहिए, कितने कुटुंबों के लिए कॉमन टैप होना चाहिए, पानी के नल होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ था। अमल इल्ले कुछ नहीं होता था, क्योंकि वो पूछने वाला कोई नहीं था। जी जी तो हमने युवाओं को बताया कि देखो, पानी की जब समस्या आती है तो आपके घर के, आपकी माँ, आपकी बहन, उनको पानी के लाइन पे जाकर वहां झगड़ा करके करना पड़ता है, क्योंकि आपके यहाँ 5 नल लगने थे, लगे कितने, 2 लगे हैं। 3 जो लगने चाहिए कानून के ढंग से वो लगे हुए नहीं है। जी ये काम आपको, ये सवाल आपको सुलझाना है क्या? तो कहते थे हाँ, ये तो सुलझाना चाहिए हमको, क्योंकि हम देखते हैं हर दिन हमारी माँ के ऊपर और बहन के ऊपर क्या बीतती है। जी फिर बताया कि ठीक है, तो आप हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में आ जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हम सुलझा सकते हैं। जी तो अर्जी कैसे करना, वार्ड ऑफिस में जाके कैसे मुलाकात करना, उनको मेमोरेंडम कैसे देना, और फिर लगे तो उनको जाकर वहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन करना, ऐसे शुरुआत की। फिर हमको मालूम पड़ गया कि जोगेश्वरी जैसे बस्तियों में दारू पीने का बहुत सवाल था, और दारू पीने के बाद में बहुत सारे घरों में औरतों के ऊपर, वो उनके मर्द जो थे वो उनको बहुत अत्याचार करते थे। तो हमने फिर जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में बताया कि भाई देखो, ये ऐसा ऐसा चल रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे तो हमारी महिलाएं इसके बारे में कुछ जरूर करेगी, क्योंकि इनका सीधा परिणाम उनके ऊपर हो रहा है, और जो पैसा वो दारू में जा रहा है उसके कारण उनके बच्चों का जो शिक्षा है उसके लिए वो किताब भी नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि शिक्षा तो आपको म्यूनसिपल स्कूल में मिल रही है, लेकिन किताब तो चाहिए, यूनिफॉर्म तो चाहिए। जी जी तो ये सभी चीजों से फिर वो युवाओं को हमने मोबिलाइज करना चाहते हैं। ये सब जैसे चीजों आपने में अत्याचार की बात कही, दारू का ठेका चलाने वाले, नशा कराने वाले, तो उनसे भी आपको दो हाथ करना पड़ा होगा। आप पे जरूर, आपने बहुत अच्छा सवाल जी उठाया। तो हमको दारू वाले गुत्तों वालों के धमकियां आई, जो जमींदार थे, जो ये भाड़ूत रखते थे अपने चाली में, माफिया भाड़ूतों से वो माफिया, जमीन तो सरकार की थी जिसके ऊपर बनी हुई थी, उन्होंने एक उनसे जब धमकी चाहिए वो बनेगा क्या? तो हम जो कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हम वर्ल्ड में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं। वो सुपर पावर किसके आधार पर बनेंगे? वो बनेंगे, आप जनता को इकट्ठा उनको तैयार करेंगे, उनको स्किल की क्षमता देंगे, उनके पास नए कौशल्य देंगे, तभी वो उस ढंग का समाज आप निर्माण करेंगे। बिल्कुल सर, अभी हमारे कितने सेंटर्स है, कितने हमारा आउटरीच है, कितने शहरों तक हम पहुंचे, और आगे आने वाले भविष्य में हम युवा को किस मुकाम तक देखते हैं? अभी जो है आसाम में, गुवाहाटी में हमारा काम चल रहा है, महाराष्ट्र में हमारा नागपुर, अकोला, मुंबई, नई मुंबई, ये सभी शहरों में काम कर रहा है। फिर झारखंड में रांची और ये थोड़े इलाकों में काम की शुरुआत है। तो अलग अलग टाइप का काम जो है, डोमेस्टिक वर्कर का हो, इन्फॉर्मल वर्क का हो, और स्लम वो जो काम है, वो काम जो है वो अलग अलग शहरों में होते हैं। सवाल ये नहीं कि युवा कितना बढ़े, हमारा मानना ये है कि युवा का अप्रोच जो है, वो अप्रोच हमको स्प्रेड करना है। तो बहुत बढ़िया, ताकि आप मतलब जड़ पर काम करना चाहते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से काम नहीं, क्योंकि हमको बढ़ाना से मतलब नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ की जो संस्था है, वापस पहला जो मैंने सूत्र बताया, जिनका सवाल उनका नेतृत्व, वैसे ही जहाँ का सवाल वहाँ का नेतृत्व। तो युवा यहाँ बम्बई से जाकर झारखंड में काम करे, ये सवाल नहीं है। रांची में जो संस्थाएं हैं, उनको कैसे क्षमता वाले बनाए, उनको कैसे हम, ये जो टूल किट हमने डेवलप किया है, वो टूल किट वहाँ अडॉप्ट करने के लिए उनको कैसे तैयार करें, ये हमारा अप्रोच है। एक तरीके से देखा जाए तो वोकल फॉर लोकल हम कहते हैं। एग्जैक्ट। और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी सर हम कुछ आगे भविष्य में सोच रहे हैं। तो युवा अभी जो हमारी नई जो रोशनी जो है, जो बाकू में थी, तो कॉप के लिए, जो पूरे पर्यावरण के संदर्भ में, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवास के संदर्भ में हो, ये क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में हो, बच्चों के अधिकार के संदर्भ में हो, इस सभी स्तरों पर जैसे हम यहाँ देश में काम कर रहे हैं, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय जो उसके साथ जुड़े हुए संस्था है। आज सुबह जो राउंड टेबल हुआ, उसमें यूनिसेफ जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है बच्चों के साथ काम करने वाली, वो थे। वकील थे, जो इनफॉर्मल लेबर के गायत्री सिंह जैसे फेमस वकील यहाँ मौजूद थे। स्मृति कोप्पिकर जो जर्नलिस्ट गए, 35 साल से जर्नलिस्ट रही है, जिनने अर्बन सेक्टर के ऊपर काम किया है, वो यहाँ थी। इंग्रिड श्रीनाथ, जिन्होंने क्राई जैसी बड़ी संस्था का चीफ एग्जीक्यूटिव रही है, और पूरे दुनिया में जो काम करने वाली संस्थाओं का ये सिविकस उसकी सेक्रेटरी जनरल रही है, वो यहाँ थी।
तो हम क्या करते हैं कि साथ युवा होंगे तो हाथापाई कोई नहीं। हाथापाई कोई नहीं, इतना झंझट में नहीं आता था। तो ये मैंने खुद महसूस किया हुई चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और महिलाओं की ताकत जो है, जब आप उनकी ऊर्जा को आगे आने देते हैं तो वो ऊर्जा एक अलग ढंग की होती है। तो दारू के बारे में जो है वो मर जाओ, महिलाओं की ऊर्जा नहीं होती थी, तो ना तो पुलिस ने फिर उनको बोलना था, देखो अभी महिलाएं उठी है, आप कुछ नहीं करेंगे तो हमारा ही नहीं तो आप लोगों का भी लफड़ा होने वाला है। तो एक तरीके से सर नारियों के साथ में आपके पीछे शक्ति खड़ी रही, ऐसा आपका कहना है। एक पूछना चाहूंगा सर, क्या आपको डर लगा था कभी? दो बार मुझे डर लगा था। 1992 में जो दंगे हुए, तब एक ढंग से मुझे बहुत उसका प्राउड फील है, बहुत अभिमान है उसके बारे में। जो राधाबाई चौल से दंगों की शुरुआत हुई, आपको याद होगा 1992 के दंगों के बारे में, वो राधाबाई चौल को युवा ने ले लिया और करते थे हमने वो चाल को खरीदी किया और उसको सद्भावना सदन बनाया। क्या? क्योंकि और उसका फिर जिक्र जो है मुंबई सिटी करके जो है सुकेतु मेहता का मेजर, जिसको बहुत बड़े अवार्ड्स मिले, वो कादम्बरी में उन्होंने उसके बारे में एक पूरा पैराग्राफ लिखा है कि ये सद्भावना सदन, क्योंकि वो हम नहीं लेते थे तो वो एक क्या बोलता था, वॉल बन जाता था, एक अलगाव की वॉल बन जाती थी। वो वक्त पे जीप्स तो हमको महिंद्रा कंपनी ने दी थी, जीप्स डिलीवरी करने के लिए। हम दोनों कम्युनिटीज को डिलीवरी करते थे क्योंकि दोनों कम्युनिटीज इम्पैक्ट हुई थी। तब ये होता था कि 2 बार मुझे उसमें ये हुआ कि पकड़ दे, आप कौन है पूछते थे, तो मेरा नाम जो है, मैं हिंदू बॉर्न हूँ लेकिन मेरा नाम जो है मीनार है, मीनार ये है उर्दू नाम। तो ये जो मसला है, कभी कभी सहानुभूत हुआ, बहुत सहानुभूत हुआ। बाकी जो हिंदू, इसमें तो मैं तो हिंदू हूँ वो तो मालूम ही था, लेकिन ये जो 2 बार ऐसे हुआ कि अभी अगला शायद 10 मिनट में मैं जिंदा जाऊंगा यहाँ से वापस की नहीं, ऐसी परिस्थिति थी। तो सर ये 40 साल का जो कारवा आपने जैसे शुरुआत की, एक सेंटर से युवा ने एक बस्ती में एक सेंटर लिया, और आज हम देख रहे थे 40 साल या 40 दिन या 40 महीनों तक भी कोई एक काम में या एक चीज में रुचि रख के कंटिन्यूटी नहीं रखता, वहां पर 40 साल क्या ऐसा था, कौन सी वो एक चीज थी या कौन सी वो चीजें थी जिन्होंने आपको 40 साल इसमें लगातार जनता की सेवा करने पर आपको इस तरीके से इतनी एनर्जी, और आज भी आप एक युवा को भी लजाए इस युवा के एनर्जी के साथ में आज भी इतने बड़े शोर और जोर में ये जो बोर्ड आपके पीछे है जी, अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है जी, हमने जब शुरुआत की काम की तो अंबेडकर जी ने खुद बताया कि ये संविधान को मैं लागू करके आप लोगों को राजनीतिक अधिकार दे रहा हूँ, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक अधिकार आपको नहीं मिलेंगे तो ये राजनीतिक अधिकार कोई काम के नहीं रहेंगे। ऐसे ही एक ढंग का भाषण उन्होंने जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इसको चलाने वाले अगर सही नहीं होंगे तो हो सकता है कि ये संविधान आपको काम नहीं देगा, राइट। ये जो भूमिका थी, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि अंबेडकर जी का सपना था कि ये समाज में एक समता प्रस्तावित हो जिसमें स्त्री पुरुष, आपको तो अंबेडकर जी का इतिहास मालूम होगा, हिंदू कोड के ऊपर उन्होंने वो रेजिग्नेशन दिया क्योंकि वो कहते थे कि हिंदू महिलाओं के खिलाफ आप ये कर रहे हैं। तो महिलाओं के बारे में, पूरे दलित समाज के बारे में कि क्या इक्वालिटी होनी चाहिए, वो सभी जो मुद्दे हैं, इथनिसिटी के बारे में, और वो भारत का संविधान जो है ये इतना बढ़िया एक आर्टिकुलेशन है कि उन्होंने इतने संविधानों का अभ्यास करके ये अभ्यास वो भारत वो संविधान में लाया है, तो वो हमारी इंस्पिरेशन रही है। तो भारत का संविधान, डॉक्टर अंबेडकर के विचार और सभी महापुरुषों के विचार, ये आपकी इंस्पिरेशन रही, उसी से आपको एनर्जी मिलती रही। तो आगे उसी संविधान को ध्यान में रखते हुए कौन से डिपार्टमेंट आपके एनजीओ में काम करते हैं और किस किस तरीके से वो समाज की सेवा करते हैं? तो आज आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एक पूरा जो है हाउसिंग राइट, आवास का अधिकार, ये क्योंकि एक इंसान को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार तो हमने मान्य किया है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था वो अभी मान्यता दी है।
लेकिन आत्मसम्मान से जीने का अधिकार के जो उपभाग है, क्या उपभाग है? आवास का अधिकार उसमें होना चाहिए, जी, खाद का अधिकार ने, राइट टू फूड उसमें होना चाहिए, यानी कि इंसान क्या खाए। क्या खाए, राइट टू एजुकेशन उसमें होना चाहिए। जी, तो ये सब नहीं होगा तो वो आत्मसम्मान से जी नहीं पाएगा। राइट टू वर्क अभी भी आर्टिकुलेट नहीं हुआ है, राइट टू वर्क के फंडामेंटल राइट करके, जी, लेकिन उसके अलावा इंसान सम्मान की जिंदगी नहीं जी पाएगा। तो राइट टू वर्क का मतलब ये नहीं है कि आपको सबको काम प्रोवाइड करना है, लेकिन सबको कुछ न कुछ जीवन के आधार तो होनी चाहिए ना। जी, इसके लिए अभी रूरल में जैसे महाराष्ट्र ने उसमें अगुवापन किया था, जो पूरा रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र में शुरू हुई, इसका भर अभी उत्तर प्रदेश में भी काफी नहीं, नेशनल लेवल पे अभी मनरेगा बन गया, जी, महात्मा गांधी, लेकिन शुरुआत हुई यहाँ से, महाराष्ट्र से रोजगार रोजगार हमी हमी योजना योजना, से। जी, क्योंकि हम सब लोगों से 20-20 रुपए, आपको याद होगा प्रोफेशनल टैक्स लेते थे, जी, वो टैक्स वो रोजगार हमी के लिए लेते थे। तो ये जो मुद्दे है, वैसे ही शहर के लिए भी होना चाहिए, शहर के लिए कुछ नहीं है अभी रोजगार हमी। तो शहर में जो असंगठित क्षेत्र के कामगार है, उनको मिनिमम वेज मिलता है कि नहीं, उसके ऊपर कोई देखने के लिए तैयार नहीं। तो हमारे जो वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर है, करीबन 8 शहरों में चलते हैं, वो सुरक्षा, काम की सुरक्षा, काम की जगह पर जो आपको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उसकी सुरक्षा, आपको मिनिमम वेज मिलता है कि नहीं, वो सब काम वो करते हैं। जी, और मैंने एग्जीबिशन में देखा कि आपका वेतन भी सही तरीके से आपको दिया जा रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट बहुत बढ़िया काम। तो हाउसिंग राइट्स, फिर ये राइट्स ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर, बच्चों के अधिकार, कि बच्चे हमारे आगे के भविष्य हैं, बच्चे हमारे देश के आगे के नागरिक हैं। जी, उनको पलने का, उनको विकसित होने का सही माहौल नहीं मिलेगा, उनको सही शिक्षा नहीं मिलेगी, तो हमारे देश का नागरिक अच्छा बनेगा क्या? हमारे लिए स्किल्ड लेबर फोर्स जो चाहिए वो बनेगा क्या? तो हम जो कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हम वर्ल्ड में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, वो सुपर पावर किसके आधार पर बनेंगे? वो बनेंगे, आप जनता को इकट्ठा उनको तैयार करेंगे, उनको स्किल की क्षमता देंगे, उनके पास नए कौशल्य देंगे, तभी। तो ये जो सब लोगों को इकट्ठा लाने का काम जो है, इसके लिए करेंगे, आगे वाले चैलेंजेस में हम सब इकट्ठा क्या कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप कोलैबोरेशन में भी विश्वास रखते हैं। जरूर। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भारत का, भारतीय लोगों का और भारत की संस्कृति का वैश्वीकरण होना चाहिए। हमने देखा क्राई, यूनिसेफ के लोग आज राउंड टेबल में आपके साथ मौजूद हैं। सर, आगे आखिर में आप हमारे दर्शकों द्वारा या हमारे चैनल द्वारा हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि आगे जो 3 जो चैलेंजेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैलेंज हो, क्लाइमेट चेंज का चैलेंज हो, अपने एक रोजगार का जो सवाल है वो चैलेंज हो, इस सभी में नागरिकों को नागरिक बनने की प्रक्रिया में सक्षम होना चाहिए। जब तक वो इन्फॉर्म्ड सिटीजन नहीं बनेंगे, एक सक्षम नागरिक नहीं बनेंगे, कहीं भी कोई भी देश के हो, अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक वो सक्षम नागरिक नहीं बनेंगे तब तक वो देशों में बदलाव नहीं ला पाएंगे। वो किसी के ऊपर अवलंबित रह के बदलाव आने वाला नहीं। हमको अपने खुद के बदलाव की एजेंसी, अपने खुद के बदलाव की चेतना बनने की जो जरूरत है, वो स्पार्क जो है वो सभी नागरिकों में आना चाहिए, और वो होगा तो बाबा साहब का जो सपना था, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इंडिया तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, वो सपना हम पूरा कर पाएंगे। सर, आपके इस नागरिकों को सक्षम नागरिक बनाने के महायज्ञ में हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम मीडिया 24। मैं कल्याण मुजमुले, आज हम युवा के 40वें वर्षगांठ पर मीनार पिंपले जी जो युवा के संस्थापक हैं, उनको, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।